हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की प्लेसमेंट प्रिपरेशन की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है रोमन न्यूमरल को हम कैसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रोमन नंबर अगर आपको दिया हुआ है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसकी आपको इंटीजर वैल्यू बतानी है। तो आइए सबसे पहले लॉजिक समझते हैं कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं और कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन कोड देखेंगे और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज देखेंगे। ठीक है, अब रोमन नंबर्स में मेजरली जो मेन सिंबल्स हमें कंसिडर करने हैं या जो मेन सिंबल्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। पहला सिंबल होता है आई, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर 1, यानी वैल्यू 1 होती है इसकी। फिर होता है वी सिंबल, जिसे वैल्यू हम देते हैं 5। फिर आपका आता है एक्स सिंबल, जिसकी वैल्यू होती है 10। एल की वैल्यू होती है 50। सी की वैल्यू होती है 100। डी की वैल्यू होती है 500 और एम की वैल्यू होती है 1000। ठीक है, अब इसमें रूल बहुत ही सिंपल है, लेकिन रूल पता होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला रूल ये है कि अगर कोई भी सिंबल इस तरीके से आ रहा है, सपोज दो हम सिंबल्स को कंसिडर करें, मतलब हमारे पास अगर मल्टीपल सिंबल्स का या मल्टीपल कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर से बना हुआ एक स्ट्रिंग है जो कि रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट करता है या रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज इस पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है, यानी अगर मैं इसे ए बोलूं स्मॉल ए, और उसके जस्ट नेक्स्ट बाद वाली पोजीशन पे जो कैरेक्टर आ रहा है उसे अगर मैं बोलूं बी, तो ए और बी का क्या रिलेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सपोज ए की वैल्यू, ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज की लिस्ट बताई है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इंटीजर है, इंटीजर जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इनिशियली उसे 0 रखेंगे और सबसे पहले जो भी हम पहली 2 डिजिट्स देखेंगे उस केस में ए की वैल्यू अगर उसकी नेक्स्ट साथ वाली राइट साइड में लाई करने वाली डिजिट से बड़ी है, यानी जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू बड़ी है यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे एज कंपेयर टू सेकंड पोजीशन, तो हम रिजल्ट में ए की वैल्यू को ऐड कर देंगे। लेकिन दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है कि दो ऐसे कैरेक्टर साथ में लाई कर रहे हैं कि जो पहला कैरेक्टर है उसकी वैल्यू छोटी है और जो उसके नेक्स्ट कैरेक्टर है उसकी वैल्यू बड़ी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी अगर सपोज आई वैल्यू है हमारे इंटीजर की, जो भी हम अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी थी, तो यहाँ पे भी अगर हमने 0 रखा और हमने फर्स्ट डिजिट देखी वो थी ए के जस्ट नेक्स्ट में आ रहा था बी और ए बी से छोटा है, तो इस केस में हम जो भी वैल्यू इंटीजर की अभी तक कैलकुलेट हुई है उसमें बी की वैल्यू ऐड करेंगे और ए की वैल्यू को उससे सबट्रैक्ट कर देंगे और यही प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। देखो, अब इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये अगर मेरा रोमन न्यूमरल स्ट्रिंग है तो इसमें हमारी क्या क्या हर जो कैरेक्टर आ रहे हैं उसकी एक इंडेक्स वैल्यू होगी नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज जे एक एक करके इन वेरिएबल्स, इन कैरेक्टर्स को देखेगा रोमन स्ट्रिंग में। तो जे की इनिशियल वैल्यू हो गई इंडेक्स वैल्यू 0। अब इंडेक्स वैल्यू 0 पे कौन सा कैरेक्टर लाई कर रहा है, एम, और इंडेक्स वैल्यू j+1 है ना, हम j और j+1 को हमेशा कंपेयर करेंगे। j+1 पे कौन सा कैरेक्टर लाई कर रहा है, c। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। m की वैल्यू है 1000, c की वैल्यू क्या होती है 100, है ना। तो हमने क्या देखा था कि अगर पहला वाला जो कैरेक्टर है वो बड़ा है दूसरे वाले कैरेक्टर से, तो अभी तक जो भी वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू बनी है कैलकुलेट करके इंटीजर की, उसमें हम पहले वाले कैरेक्टर की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो अभी तक मेरा इंटीजर कुछ नहीं बना। सपोज इंटीजर को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ इंटीजर नाम के, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी। जब हमने m और c का कॉम्बिनेशन देखा, m बड़ा है तो इसमें मैंने वैल्यू ऐड कर दी 1000, तो मेरी अब इंटीजर करंट वैल्यू क्या हो गई 1000। अब जब मुझे
a प्लस ए ग्रेटर देन b मिलता है तो मैं लूप वेरिएबल को 1 से इंक्रीज करती हूँ, और जब मुझे a स्मॉलर देन b मिलता है तो मैं लूप वेरिएबल को 2 से इंक्रीज करूंगी। ठीक है, तो अभी मेरा जो पहला कैरेक्टर है m वो नेक्स्ट कैरेक्टर c से बड़ा है, तो इसलिए मैं लूप वेरिएबल को 1 से इंक्रीज करूंगी। अब j पॉइंट कर रहा है c पे। ठीक है, तो अब हम किन दो कैरेक्टर्स को देखेंगे, c कैरेक्टर को और उसके जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर को। ठीक है, तो c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू है 100 और उसके जस्ट नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, m आ रहा है। तो अब हमारा j c पे पॉइंट कर रहा है। अब इस केस में c की वैल्यू 100 छोटी है m की वैल्यू 1000 से, तो हमारा सेकंड वाला केस बनता है a इज लेस देन b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी करंट वैल्यू अभी तक हमारी बनी है इंटीजर की 1000, उसमें ऐड कर देंगे सेकंड वाले कैरेक्टर की वैल्यू, यानी m की वैल्यू को ऐड कर देंगे। देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना, b की वैल्यू को ऐड करेंगे हम, तो b की वैल्यू है 1000 यानी सेकंड कैरेक्टर m की वैल्यू है 1000, और सब्ट्रैक्ट करेंगे a की वैल्यू, a यानी कैरेक्टर c, तो यहाँ पे 100 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा क्या वैल्यू आ गई, 1000 प्लस 1000 इज 2000 माइनस 100 इज 1900, तो मेरी अभी तक इंटीजर की वैल्यू 1900 बन गई। और इस केस में जो भी मेरा लूप वेरिएबल है, मैंने आपको बताया कि हमें +2 करना है, तो j की वैल्यू में +2 करने पे अब वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब j कहाँ पॉइंट करेगा, इंडेक्स वैल्यू 3 पे। तो अब इसे देख लेते हैं कि कौन से कैरेक्टर्स पे j पॉइंट करेगा और अब हमें किस कैरेक्टर के लिए प्रोसेस करना है। तो MCM हमारा थर्ड कैरेक्टर या तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, I कैरेक्टर है ना। तो हम अब कंपैरिजन I और उसके जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर V में करेंगे। अब I की क्या वैल्यू है, I की वैल्यू है 1, V की वैल्यू है 5, तो अगेन हमारा सेकेंड केस आ रहा है जहां पे a इज लेस देन b। तो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू थी 1900, इसमें जो b की वैल्यू है, यहाँ पे हमारा a हो गया I जिसकी वैल्यू है 1, और हमारा b हो गया v जिसकी वैल्यू है 5। तो 1900 में b की वैल्यू को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे a की वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1904। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इंडेक्सिंग असाइन कर दी 0, 1, 2, 3 और 4। तो अगर j की इनिशियल वैल्यू को मैंने 0 रखा, पहला दो कैरेक्टर्स हम क्या देखेंगे, x और v। x की वैल्यू है 100, सॉरी x की वैल्यू, x रिप्रेजेंट करता है 10 और v रिप्रेजेंट करता है 5। तो यहाँ पे भी हमारा पहला केस होल्ड कर रहा है, 10 बड़ा है 5 से, तो हम क्या करेंगे, जो इनिशियल अभी तक हमने जो भी वेरिएबल लिया है सपोज s करके, उसमें 0 वैल्यू है, जो भी इंटीजर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, a यानी x की वैल्यू को ऐड कर देंगे जो कि है 10। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाएगी 10। अब j को मैं 1 से इंक्रीमेंट करूंगी क्योंकि ये फर्स्ट केस है। अब j कहाँ पॉइंट कर रहा है, j पॉइंट कर रहा है v वाले इंडेक्स पे और उसका नेक्स्ट कैरेक्टर है i। v की वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 1। तो अगेन इसमें हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट केस है, 10 जो यहाँ पे वैल्यू हमें आई थी, 10 में से a की वैल्यू यानी 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15। j को फिर से हम इंक्रीमेंट करेंगे, j हो गया अब 2। अब j कहाँ पॉइंट कर रहा है, j i पे पॉइंट कर रहा है, पहले i पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये दो फर्स्ट केसेस जो हमने देख लिए वो रिमूव कर देती हूँ। अब हम देखेंगे कि j हमारा पहले वाले i पे पॉइंट कर रहा है और उसका जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर भी क्या है, i है। तो इस केस में हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ग्रेटर दैन वाली भी नहीं, लेस दैन वाली भी। तो इसीलिए हम पहली कंडीशन में ग्रेटर दैन इक्वल टू लगाते हैं, क्योंकि j अभी पॉइंट कर रहा है i पे, i का जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर उसी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू यानी i की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ये वैल्यू हमारी हो गई 16। तो i को हमने j को 1 इंक्रीमेंट कर दिया, j अब
पॉइंट कर रहा है सेकंड वाले i पे और उसका नेक्स्ट वैल्यू भी i ही है। तो अगेन 16 में हम 1 ऐड कर देंगे, ये वैल्यू हो गई 17 और j को हम एक और इंक्रीज कर देंगे। j हो गया लास्ट इंडेक्स, यानी अब j पॉइंट करेगा लास्ट वाले i पे। लास्ट वाले i का नेक्स्ट कैरेक्टर कोई नहीं है, तो इस केस में भी हम इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे लास्ट जो भी हमारा सम आया था या इंटीजर वैल्यू बनी थी। तो इसका रिजल्ट हो गया 18। ठीक है, तो आइए इसका पाइथन कोड देखते हैं। पाइथन कोड में सबसे पहले मैंने दो फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। एक है वैल्यू का फंक्शन। ये वैल्यू का फंक्शन हमें बेसिकली क्या कर रहा है, ये हर बार हम कॉल करेंगे जब भी हमें कोई भी कैरेक्टर दिखता है स्ट्रिंग में और जब उसकी वैल्यू को हमें रिट्रीव कराना है। तो अगर हमें स्ट्रिंग में आई कैरेक्टर दिखता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर वी कैरेक्टर दिखता है तो हम रिटर्न करा देंगे 5। जो भी फंक्शन कॉल होगी उसकी रिटर्न वैल्यू होगी 5। इसी तरीके से x की वैल्यू 10 रिटर्न होगी, L 50 को रिप्रेजेंट करेगा, C 100 को रिप्रेजेंट करेगा, D का मतलब होगा 500 वैल्यू रिटर्न हो रही है और M के केस में 1000 वैल्यू रिटर्न हो रही है। और अगर इनमें से किसी इफ में नहीं फॉल करती आपकी वैल्यू, यानी कोई ऐसा सिंबल आप देख रहे हैं जो इन सारे सिंबल्स में से नहीं है, तो उस केस में -1 रिटर्न होगा, ये जो डिनोट करेगा कि ये एरर कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें हम मेन फंक्शन पे आते हैं। ये तो हमारा वैल्यू वाला फंक्शन हो गया जो कि कॉल एक्चुअली होगा इस वाले फंक्शन से। इस जो मेन फंक्शन है इसका नाम मैंने लिखा है कन्वर्ट। कन्वर्ट में आर्ग्यूमेंट की तरह हम वो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो रोमन न्यूमरल है हमारा। ठीक है, अब रोमन न्यूमरल की सबसे पहले हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ताकि हमें पता चले कि स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की। 0 से स्टार्ट होके ये n वैल्यू तक n-1 इंडेक्स वैल्यू तक ये स्ट्रिंग चलेगा। ठीक है, अब इसमें रिजल्ट वो वेरिएबल है जो एक्चुअली इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा इस रोमन न्यूमरल की। क्योंकि हम रिजल्ट में चीजें ऐड कर रहे हैं हमेशा, इसलिए हमें 0 से इनिशियलाइज करने में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये हमारा लूप वेरिएबल है i जो कि पहले कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है विद इंडेक्स वैल्यू 0। अब मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया है। वाइल लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक एक भी कैरेक्टर है जो हमारे रोमन न्यूमरल के स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो जब तक लूप वेरिएबल की वैल्यू n से कम है, यानी वैलिड इंडेक्स n-1 तक i नहीं पहुंच जाता, तब तक हमें ये सारा काम करना है। अब काम क्या करना है, सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो लूप वेरिएबल i पे प्रेजेंट है। ठीक है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे वैल्यू फंक्शन कॉल हो रहा है। अब वैल्यू फंक्शन जब यहाँ पे कॉल हो रहा है तो वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो स्टोर हो जाएगी v1 में। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो भी हमारा करंट i वेरिएबल है उसमें जो भी इंडेक्स वैल्यू है क्या उसके नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू n से कम है। इसका मतलब क्या हमारे पास लास्ट कैरेक्टर आ गया है या फिर अभी भी एक कैरेक्टर राइट में प्रेजेंट है करंट कैरेक्टर के। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, i मेरा वो इंडेक्स वैल्यू है जहाँ पे करंट कैरेक्टर को मैं देख रही हूँ और फिर मैं चेक कर रही हूँ कि क्या i+1 एक वैलिड इंडेक्स है इस स्ट्रिंग का या नहीं। क्योंकि मुझे ये देखना है कि अगर नेक्स्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर i+1 n या n से बड़ा हो रहा है तो उस केस में मुझे कंपैरिजन नहीं करना है ना। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स होती है, यानी हम लास्ट कैरेक्टर पे आ गए हैं, तो ये एल्स वाली कंडीशन होल्ड करेगी। तो इसमें जो भी हमारा अभी तक इंटीजर वैल्यू आई है उसमें हम ऐड कर देंगे v1 की वैल्यू, v1 को, यानी जो भी i लोकेशन पे कैरेक्टर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे और कंपैरिजन नहीं करेंगे उसके एडजेसेंट कैरेक्टर से। ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट कैरेक्टर अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें
एडजेसेंट आई के जस्ट राइट साइड में i+1 वाली लोकेशन पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को रिट्रीव करना है। यहाँ पे वैल्यू वाला जो फंक्शन हमने इससे जस्ट पहले देखा था वो कॉल होगा और वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि v2 में स्टोर होगी। ठीक है, तो v1 आ गया हमारे पास, यानी i इंडेक्स पे जो वैल्यू जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू हमने v1 में स्टोर कर ली और उसके जस्ट एडजेसेंट राइट साइड में नेक्स्ट कैरेक्टर जो प्रेजेंट है उस रोमन कैरेक्टर की हमने वैल्यू v2 में स्टोर कर ली। अब हमें कंपेयर करना है, अगर v1 बड़ा है v2 से, यानी पहला कैरेक्टर बड़ा या बराबर है अपने राइट साइड वाले कैरेक्टर से, तो जो भी अभी तक इंटीजर वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है उसमें v1 ऐड कर दो और i यानी लूप वेरिएबल को 1 से इंक्रीज कर दो। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी v1 पहला कैरेक्टर अपने जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर से छोटा है, तो उस केस में जो एडजेसेंट कैरेक्टर है v2 उसे इंटीजर वैल्यू में ऐड करो और जो पहला कैरेक्टर था करंट कैरेक्टर जिसे i पॉइंट कर रहा था उसकी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दो और इसके बाद हमारा लूप वेरिएबल +2 होगा। +2 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे v1 v2 दोनों की वैल्यू को कंसिडर कर लिया है, ऐड और सबट्रैक्ट जो करना था हमने रिजल्ट में कर दिया है। अब हमें दोबारा से v2 को कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ v1 पहले कैरेक्टर की वैल्यू को रिजल्ट में इंटीजर वैल्यू में रिफ्लेक्ट कराया था, इसलिए हमने +1 किया था यहाँ। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कोड। अगर आप इसे उन दो एग्जाम्पल्स या किसी भी रोमन न्यूमरल पे रन करें, यानी हमने कन्वर्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है, स्ट्रिंग हमने वो पास किए हैं जो हमने ड्राई रन में भी देखे थे, तो आप देख सकते हैं आपको वही वैल्यूज मिल रही हैं जो हमने अभी तक देखी हैं। ठीक है, अब ये हमारा था पाइथन कोड। इसके बाद हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है, यहाँ पे दो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। फंक्शन एक तो वैल्यू वाला फंक्शन है, वैल्यू वाला फंक्शन मल्टीपल इफ स्टेटमेंट से बना है, तो इस केस में हमारे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे डिपेंडिंग कौन सी वैल्यू, कौन से कैरेक्टर की वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो हर बार एक ही ऐसा इफ स्टेटमेंट होगा जो कि ट्रू होगा। अगर वैलिड कैरेक्टर है तो उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मतलब जो हमारा वैल्यू वाला फंक्शन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम में रन कर रहा है क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स है। वर्स्ट केस में लास्ट वाला जो इफ स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा या फिर कोई वैलिड कैरेक्टर नहीं निकलेगा तो सारी इफ कंडीशंस ट्रू होंगी, फॉल्स होंगी और चेक होंगी। तो इस केस में हमारा टाइम जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम ये कांस्टेंट टाइम मानते हैं। कौन से वाले फंक्शन का? वैल्यू वाले फंक्शन का। अब आते हैं हमारा दूसरा फंक्शन जो कि है कन्वर्ट फंक्शन, जिसमें एक्चुअली हम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। कन्वर्ट फंक्शन में हमारे पास एक वाइल लूप लग रहा है। वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? सारे एलिमेंट्स पे वर्क कर रहा है, यानी एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को चेक करेगा। तो उस केस में हमारा टाइम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। तो यहाँ पे टोटल टाइम आ जाता है ऑर्डर ऑफ n। और यहाँ पे अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्या हम कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, इतने वेरिएबल्स या एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टर्म्स में हो? एरे के नंबर ऑफ या स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं उसके टर्म्स में क्या हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी फिक्स्ड है। क्या हम वेरिएबल्स ले रहे हैं जो लूप वेरिएबल है या जो रिजल्ट वेरिएबल है ना? तो हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस हमें रिक्वायर्ड है इस फंक्शन में, और जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो इतने स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये थी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आप मुझे बताइए कि आपके लिए क्वेश्चन कैसा था, क्या डिफरेंट लगा आपको इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चंस के साथ, और क्या नया सीखा आपने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि अगली बार जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आए, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने नया सीखा इस वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो। सुपर लाइक और सुपर थैंक्स आप देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए। तो अगली वीडियो में जब तक मिलते हैं तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।